नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणदीप कोडिया और आप देख रहे हैं इंडियन स्टॉक्स चार्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए फ्रेंड, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है उसमें 5 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। दूसरी स्टेज रहती है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तीसरी वैल्यूएशन। चौथी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और पांचवी पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। अब जो ये 5 स्टेजेस होती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, अब हम इनका एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं ये क्या होती है। फ्रेंड, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है उसकी जो पहली स्टेज होती है उसमें उसको बोलते हैं हम फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें हम एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या स्पेसिमेन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट हो या इन्वेस्टर, सरकार हो या निवेशक, फॉर्मुलेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिफोर प्रोसीडिंग टू इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, सरकार हो या निवेशक हो, सब एक पॉलिसी बनाते हैं निवेश करने से पहले। और देखिए, जो पॉलिसी होती है उसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। वो 3 बातें क्या होती है? एसेंशियल पॉइंट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए, पहला आता है इन्वेस्टेबल फंड्स, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये देखना कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, इसका अनुमान लगाना होगा। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि जो हमारे पास फंड है उसको हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, वो हमारे आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। जो तीसरा पॉइंट रहेगा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। अब हमने ऑब्जेक्टिव को भी जान लिया है, अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी जान लिया है, और अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स क्या है। जैसे आप देखेंगे, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, या आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा, इससे भी और भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के विकल्प मौजूद रहते हैं। ये पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए फ्रेंड्स, जो एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन्वेस्टेबल फंड्स, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव्स, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का जो पहला सब टॉपिक रहता है वो रहता है इन्वेस्टेबल फंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो हम फंड्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो फंड्स हमारे पास कहाँ से आते हैं। देखिए, उसके 2 विकल्प है। एक, आप जितनी भी आप इनकम करते हैं उसमें से आप कुछ पार्ट सेव करके उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, या आप किसी से उधार या बोरो करके कर सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी सेफ रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में करेंगे जो कि काफ़ी रिस्की रहती है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने सेविंग से करें, बोरोइंग से ना करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर इफ फंड्स आर बोरोड, अगर आपने फंड बोरो करके इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। देखिए, जब भी आप बोरोड फंड से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में, क्योंकि आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे जो आपका जो रिटर्न हो वो हायर हो जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट तो ज़्यादा पे कर रहे हैं और जो आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है वो आपका लेस है। तो ये रहता है इन्वेस्टेबल फंड्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड सब टॉपिक रहता है फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, वो रहता है ऑब्जेक्टिव्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, वाई, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, उसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है रेट ऑफ रिटर्न का। हमें पहले जानना होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। दूसरा, अगर हम
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे क्या हमें रेगुलर इनकम आती रहेगी। तीसरा रहता है कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप बॉन्ड या एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या टर्म इंश्योरेंस में की पॉलिसी ले सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट हमें अपने ऑब्जेक्टिव में देखना होता है वो होता है लिक्विडिटी। क्या हम जिस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कितनी तरलता है उसमें, यानी कि मान लीजिए अगर हम उसको रिडीम कराना चाहते हैं तो कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप देखेंगे जो कैश है वो सबसे हाईली लिक्विड एसेट है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनीज के निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वो काफ़ी लिक्विड है। जब आपको पैसा चाहिएगा तो आप जल्दी से उसको रिडीम करके लिक्विड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे रियल एस्टेट है वो थोड़ी लेस लिक्विड है। और देखिए फ्रेंड, जो रिस्क टेकर होते हैं उनका जो मेन उद्देश्य रहता है कि उनके जो कैपिटल है वो बढ़ जाए। तो जो रिस्क अवॉइडर होते हैं वो हमेशा अपनी कैपिटल को बचाने की सोचते हैं। देखिए फ्रेंड, जो तीसरी सब हेडिंग रहती है फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो रहती है नॉलेज। हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स की। हमारे पास जो निवेश करने के कौन कौन से विकल्प मौजूद है। जैसे आप देखेंगे गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे विकल्प रहते हैं। इनकी नॉलेज होनी चाहिए और हमें पता रहना चाहिए कि रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। देखिए हर एक एसेट क्लास का अपना अलग से डिफर होता है उसका रिटर्न और रिस्क। अब मान लीजिए किसी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए तो उसके लिए उसको रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो हाई रिटर्न हाई रिस्क की रहती है। अगर आप एफडी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी लेस मिलता है और आपका रिस्क भी कम रहता है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जिससे हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेम करें तो हमें इन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। फ्रेंड्स, नॉलेज के अंदर और बातें जो आती है वो आती है अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं मुख्यतः, NSE और BSE। उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये हमें जानना रहता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्रोकर्स उनका क्या फंक्शंस रहता है। आप देखेंगे जो ब्रोकर्स होते हैं वो एक्सचेंज और इन्वेस्टर को जोड़ते एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा, आपको ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानना होता है कि आप देखेंगे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट ब्रोकरेज चार्जेस करते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा, टैक्सेस। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे करने होते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी स्टेज होती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं: मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। अब देखिए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की जो फर्स्ट सब हेडिंग रहती है वो रहती है मार्केट एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। देखिए, ग्रोथ इन GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन इज रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइजेस। देखिए फ्रेंड, जो GDP में ग्रोथ होती है या इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है घटती है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलता है। हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म की। मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जो इंडिया की GDP है वो इंक्रीज होती जा रही है साल दर साल, तो आप देखेंगे स्टॉक्स के जो प्राइजेस है वो भी आपको साल दर साल ऊपर जाते दिखाई देंगे। अब देखिए, जब रिसेशन आता है, मंदी आती है इकोनॉमी में, तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स के प्राइसेस आपको नीचे जाते दिखाई देते हैं। तो इस मार्केट एनालिसिस को करके हम अपनी
एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता लग गया कि मार्केट में रिसेशन आने वाली है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बेच सकते हैं। और आपको पता लगा कि ये मार्केट में अच्छी ग्रोथ आने वाली है लॉन्ग टर्म में, तो आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो सेकंड सब हेडिंग रहती है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की, वो रहती है इंडस्ट्री एनालिसिस की। देखिए फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंडस्ट्री। देखिए, जब एक प्रकार की काफ़ी सारी कंपनीज को हम इकट्ठा देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। मान लीजिए जैसे मेटल है, मेटल में काफ़ी सारी कंपनीज है, टाटा स्टील भी है, JSW स्टील भी है, जिंदल स्टेनलेस, हिसार भी। जब हम सारी मेटल्स कंपनी को एक साथ देखते हैं तो उसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ये एनालिसिस भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, सम इंडस्ट्रीज ग्रो फास्टर देन GDP। आप देखेंगे काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करती है GDP से तेज। आप देखेंगे 1998 के अराउंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, इंडस्ट्री थी, वो GDP से ज़्यादा बढ़ रही थी। मान लीजिए आपका GDP 8% से ग्रो हो रहा है साल दर साल, तो आप देखेंगे IT सेक्टर आपको 8% से ज़्यादा, मान लीजिए 15 या 20% से ग्रो हो रहा था। देखिए, तब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री टू बी एनालाइज बिफोर इन्वेस्टमेंट। निवेश करने से पहले इंडस्ट्री की क्षमता को जान लेना जरूरी है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी इंडस्ट्री में, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया आपने, लेकिन उसकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 5% है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10% है, तो आप देखेंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा। अगर आपने सही पहचान लिया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से ग्रो करने वाली है और आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। तो इंडस्ट्री एनालिसिस हमें मदद करती है सही सेक्टर में पैसा लगाने के लिए। तीसरी सब हेडिंग रहती है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की, वो रहती है कंपनी एनालिसिस की। देखिए फ्रेंड, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी को एनालाइज करते हैं। हमें देखना होता है कि कंपनी की अर्निंग कितनी है, वो कितना कमा पा रही है, कितना सेल्स कर रही है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना उसका नेट प्रॉफिट है, ऑपरेशन एफिशिएंसी कितनी है, इसके मार्जिन्स कितने हैं अपने पीयर्स ग्रुप से। और आप देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कितना डेट है, कितनी कैपिटल है, और उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसकी आगे का विज़न कैसा है, और उसका मार्केट में शेयर कितना है, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका टोटल प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में उसका कितना % शेयर है। देखिए फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक प्राइस इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। देखिए, जब तक आपकी कंपनी की अर्निंग्स ग्रो होती रहेंगी तो आप देखेंगे आपके स्टॉक प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें आप देखेंगे साल दर साल उनके कंपनीज की अर्निंग बढ़ रही हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही हो, उसके मार्जिन्स बढ़ रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा हो, डेट कम हो, और उसकी जो मैनेजमेंट है उसका जो विज़न है वो शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने का हो, अच्छी विज़न हो, कंपनी को ग्रो करने का हो। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करनी होती हैं। अब इसमें हम डिफरेंट कंपनीज़ को, मान लीजिए A और B कंपनीज़ है, उसमें हम जिस कंपनी में ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेंगी। तीसरी स्टेज होती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, वो होती है वैल्यूएशन की। हम कैसे कंपनी की वैल्यू निकालते हैं कि हमें कब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इसकी रियल वैल्यू है। तो उसमें दो तरह की वैल्यू आती है, एक आती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है फ्यूचर वैल्यू। देखिए फ्रेंड, इंट्रिंसिक वैल्यू है कि अब कंपनी की कितनी वैल्यू और फ्यूचर में कितनी वैल्यू रहेगी। तो उसमें हम दो चीज़ को देखते हैं, एक देखते हैं बुक वैल्यू और एक देखते हैं पी रेशो, जिसे हम बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आज के समय में जो बुक वैल्यू है कंपनी की, मान लीजिए कंपनी की वो 100 है और पिछले 5 साल पहले उसकी 50 थी, यानी कि उसमें 50 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है। तो आने वाले 5 साल में आप देखेंगे उसकी वैल्यू 150 हो जाएगी बुक वैल्यू। तो यहाँ से हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, प्रीवियस ट्रेंड को देखिए कैलकुलेट थ्रू ट्रेंड एनालिसिस। जो फ्यूचर की वैल्यू हम पिछली हिस्ट्री देख के निकाल सकते हैं। और अभी आप देखेंगे जो उसका प्राइस है करंट मार्केट में स्टॉक का, वो 50 रुपये, यानी कि वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आज हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 5 साल में आप देखेंगे वो लगभग 3 गुना हो जाएगा।
ऐसे हम इंटरेस्टिंग वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू आज इससे कम रहती, ये 50 होती और स्टॉक भी आप देखेंगे 50 पे ही ट्रेड कर रहा होता, तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता। हमेशा बुक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और पी भी कम होना चाहिए, तभी हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है। देखिए फ्रेंड, जो चौथी स्टेज होती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, वो रहती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पोर्टफोलियो। देखिए दोस्तों, हमें जो अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है उसमें हमें इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। और दूसरा, हमें डेब्ट और इक्विटी में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मान लीजिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक्स या शेयर्स में करनी है, कुछ आपको बॉन्ड्स या एफडी में करनी है। और आप देखेंगे जिससे क्या होगा कि थोड़ा डेप्थ में क्या होगा, हमें जो रिटर्न होते हैं वो एसोट होते हैं कि मतलब उसमें हमें परसेंटेज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हमारा एक एसोट यानी पक्का है। और लिमिटेड कैपिटल एप्रिसिएशन रहता है, कैपिटल हमारी उतनी ही रहती, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। लेकिन इक्विटी में क्या है कि हमारा जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप देखेंगे कैपिटल 2-3 गुनी भी हो जाती है कई सालों के अंदर। तो हाई रिस्क रहता है और हाई रिटर्न रहता है और हाई रिस्क रहता है। तो तीसरा रहता है हमें इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हमें सारे इन्वेस्टमेंट मेटल सेक्टर में नहीं करना, हमें मेटल्स के भी स्टॉक्स लेने हैं, फार्मा के भी लेने हैं और हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी लेने हैं। यानी कि इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफिकेशन करना है और कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। मान लीजिए आप मेटल्स में ले रहे हैं स्टॉक्स, ये नहीं कि सिर्फ आपको टाटा स्टील ही लेना है, तो आप 1-2 छोटी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी में भी डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंट सिक्योरिटी जैसे डेब्ट और इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं अ प्रोसेस टू बी फॉलोड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए फ्रेंड, जो 5वीं स्टेज होती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, वो होती है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन की। देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न एंड रिस्क वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप देखेंगे कई कंपनीज के जो रिटर्न आते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कई साल तक तो वो अच्छा परफॉर्म करती है, फिर थोड़ा सा उनमें रिटर्न नेगेटिव या डाउनवर्ड हो जाते हैं। जब हमें लगे कि अभी थोड़ा सा रिटर्न कम आ रहे तो हमें स्विच ऑफ कर लेना है उन कंपनी से और कंपनी ऐड कर लेनी है। डेवलपमेंट्स इन इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, हमें देखना है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या है चल रहा है और कंपनी में क्या चल रहा है। मान लीजिए इकोनॉमी अभी आप देखेंगे रिन्यूएबल्स या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रही है, तो हमें ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करनी है जिसका आने वाले फ्यूचर्स में अच्छी ग्रोथ होंगी। अभी आप देखेंगे 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जैसे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंपाउंडिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि, जो कि फ्यूचर्स की टेक्नोलॉजी। ऐसी कोई कंपनी है जैसे डाटा मैनेजमेंट, तो ऐसी कंपनीज में हमें ध्यान देना है और उसकी तरफ हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना है। फिर देखना लो यील्डिंग सिक्योरिटीज रिप्लेस विद हाई यील्डिंग सिक्योरिटीज। हमें देखना है कि हमारी जो पोर्टफोलियो है उसमें जो कंपनीज हैं जिससे हमें रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं और कुछ कंपनी हमें लग रही है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कम रिटर्न वाली को निकालना और हाई रिटर्न वाली को ऐड कर लेना है। और हमें हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो उसको पीरियडिकली रिवाइज दी पोर्टफोलियो, हमें समय समय पे अपने पोर्टफोलियो में चर्न आउट कुछ निकालना है, कुछ ऐड करना है। वो किसको ध्यान में रख के? इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी को ध्यान में रख के करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी, नॉलेजेबल रही होंगी। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।